स्वतंत्र भारत में राजनीति, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इसमें आज हम देखेंगे आपातकाल की पृष्ठभूमि। इससे पिछले वीडियो में हम इंदिरा गांधी के बारे में देख चुके थे। इंदिरा गांधी का काल था और 71 से 77 तक का हमने राजनीति का वो अध्ययन किया था। क्या उथल पुथल हुई, कांग्रेस के वर्चस्व कैसे पुनः कायम हुआ, ये सब चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब हमको देखना है इंदिरा गांधी द्वारा जून 1975 में लाए गए आपातकाल की पृष्ठभूमि क्या थी, इसका बैकग्राउंड क्या था, इसकी भूमिका तैयार कैसे हुई कि इंदिरा गांधी को जून 1975 में आपातकाल लागू करना पड़ा। 1967 के बाद से भारतीय राजनीति में जो बदलाव आ रहे थे, 1967 के बाद यानी 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। 1 वर्ष के लिए इंदिरा गांधी को सिंडिकेट के द्वारा प्रधानमंत्री बना दिया गया था। 1967 में फिर से चुनाव होते हैं, पुनः इंदिरा गांधी पद पर काबिज हो जाती हैं। इसके पश्चात बहुत सारे बदलाव आए हमारी राजनीति में, और बदलाव क्या आए थे, पुराने कांग्रेसी जो नेता थे उन सबका सफाया हो गया था। सिंडिकेट, प्रीवी पर्स, बहुत सारी चीजें समाप्त हो चुकी थी। राजनीतिक बदलाव आ रहे थे, उनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इंदिरा गांधी एक कद्दावर नेता के रूप में उभरी थी। इंदिरा गांधी 67 के बाद एक कद्दावर नेता के रूप में उभर कर सामने आई थी और उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर थी। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। गरीबी हटाओ का नारा, उनके 20 सूत्रीय कार्यक्रम बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रहे थे। इस दौर में दलगत प्रतिस्पर्धा कहीं ज्यादा तीखी और ध्रुवीकृत हो चली थी। दलों की जो प्रतिस्पर्धा थी, बहुत सारे जो दल थे छोटे छोटे, इनकी प्रतिस्पर्धा एक ध्रुवीकृत हो चुकी थी। ध्रुवीकृत का मतलब एक ध्रुव में बंट चुकी थी। एक इंदिरा गांधी के पक्ष में था, दूसरा इनके विपक्ष में था। इस अवधि में न्यायपालिका और सरकार के आपसी रिश्तों में भी तनाव आए थे, क्योंकि न्यायपालिका सरकार का अंग होता है और स्वतंत्र अंग होता है, और इस न्यायपालिका और सरकार के बीच में बहुत सारे अवरोध भी आए थे, बहुत सारी समस्याएं आई थी, रिश्ते भी खराब हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की कई पहलकदमियों को संविधान के विरुद्ध माना था। इंदिरा गांधी जब भी कोई निर्णय लेती थी, कोई पहलकदमी करती थी, तो सर्वोच्च न्यायालय उस पर टिप्पणी करता था कि यह संविधान के विरुद्ध है। कांग्रेस कमेटी का मानना था कि अदालत का यह रवैया लोकतंत्र के सिद्धांतों और संसद की सर्वोच्चता के विरुद्ध है। दोनों अपनी अपनी उस पर टिके हुए थे। सर्वोच्च न्यायालय कह रहा था कि मैं सर्वोच्च हूं, और संसद कहती है लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च होती है, और संसद के कार्यों में हस्तक्षेप करना लोकतंत्र की सर्वोच्चता में दखल अंदाजी करना है। दोनों लोग अपने अपने विचारों को लेकर के टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया कि अदालत एक यथास्थितिवादी संस्था है और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लागू करने की राह में रोड़े अटका रही है। मतलब कांग्रेस ने न्यायालय पर टिप्पणी करते हुए लिखा था, उसने आरोप लगाया था कि अदालत एक यथास्थिति वाली संस्था है। जैसी स्थिति है उस स्थिति वाली संस्था है। यथास्थिति का मतलब जैसी स्थिति है उसमें वो रहे, एक ऐसी संस्था है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कहा था, और यह संस्था गरीबों को लाभ पहुंचाने की, सरकार कौन सी योजनाएं बनाती है, गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली। तो ये सरकार गरीबों को लाभ पहुंचाने वाली जो योजनाएं लेकर आ रही है, इसमें यथास्थिति वाली जो संस्था अदालत है, सर्वोच्च अदालत है, इसमें ये वो रोड़े अटकाने का काम कर रही है। कांग्रेस के विपक्ष में जो दल थे, उन्हें लग रहा था कि सरकारी प्राधिकार को निजी प्राधिकार मानकर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कांग्रेस के जो विपक्षी लोग थे वो कह रहे थे सरकारी प्राधिकार को, सरकार के जो अधिकार है उन्हें निजी समझ करके इनका प्रयोग किया जा रहा है, और राजनीति हद से ज्यादा व्यक्तिगत होती जा रही है। अब राजनीति कैसी हो रही है, अपने हद से ज्यादा बढ़ रही है और व्यक्तिगत राजनीति होती जा रही है, और व्यक्तिगत में नाम केवल इंदिरा गांधी का आता है। मतलब इंदिरा गांधी मनमाने तरीके से जो फैसला ले वो सामने आना चाहिए, यहां सरकार की और संविधान की बात नहीं सुनी जा रही है, ऐसा विपक्ष का मानना था। कांग्रेस इसी टूट से, यानी कांग्रेस की इसी टूट से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के बीच मतभेद गहरे
होते गए। इसी प्रकार कांग्रेस के बीच, कांग्रेस के जो विपक्षी लोग थे, कांग्रेस में जो कांग्रेस ओ बनाई गई थी, कांग्रेस आई बनाई गई थी, और इनके बीच में आर जो बनी थी कांग्रेस, इन दोनों कांग्रेसों में टूट करके मतभेद सामने आने लगे। अब हम बात करेंगे आर्थिक संदर्भ, यानी कि हम यहां पढ़ रहे हैं, हम यहां अध्ययन कर रहे हैं आपातकाल की पृष्ठभूमि का, और इसमें हम देखेंगे आपातकाल में आर्थिक संदर्भ, आर्थिक संदर्भ। 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1971 के चुनाव में मुख्य नारा था गरीबी हटाओ। इंदिरा गांधी चुनाव सभाओं को संबोधित करती थी और कहती थी विपक्ष का नारा है इंदिरा हटाओ और हमारा नारा है गरीबी हटाओ। बहरहाल 1971-72 के बाद के सालों में भी देश की सामाजिक आर्थिक दशा में खास सुधार नहीं हुआ। 1971-72 के वर्षों में देश की, यानी इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाती हैं 71 का, फिर भी उसकी सामाजिक और आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। बांग्लादेश के संकट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा। उस समय 1971 में बांग्लादेश से भारत का युद्ध हुआ था, और बांग्लादेश में जाकर के पाकिस्तानी सेना से भारत का युद्ध हुआ था और बांग्लादेश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो हम इस युद्ध को पाकिस्तान का युद्ध मानते हैं, बांग्लादेश का नहीं, लेकिन संकट बांग्लादेश पर था और इस युद्ध में भारत को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। लगभग 80 लाख लोग पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत आ गए थे, यानी पूर्वी पाकिस्तान जिसको आज हम वर्तमान में बांग्लादेश कहते हैं, यहां से 80 लाख लोग वहां से बांग्लादेश से भारत आ गए थे। इसके बाद पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा। युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न चीजों की कीमतों में भी तेजी से बढ़ी। मतलब जब भारत को पाकिस्तान से युद्ध लड़ना पड़ा तो भारत को अमेरिका जो आर्थिक सहायता देता था, अन्य जो सहायता देता था, उसने बंद कर दिया। अमेरिका ने ऐसा करना बंद कर दिया। और इसी बीच क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतों में कई गुना वृद्धि हो जाती है। जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं उसमें कई गुना वृद्धि हो जाती है और इससे विभिन्न चीजों की कीमतों में भी तेजी आ जाती है। जब तेल की कीमत बढ़ती है तो बहुत सारी वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अन्य वस्तुओं का, तेल की कीमत बढ़ने से अन्य वस्तुओं का भाड़ा भी बढ़ जाता है, जिसको उनकी कीमत में जोड़ दिया जाता है। तो जब तेल महंगा होता है तो सारी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, क्योंकि उन वस्तुओं की ढुलाई का जो भाड़ा है वो महंगा हो जाता है, इससे उनकी भी कीमतें बढ़ जाती हैं। तो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ साथ अन्य वस्तुओं की चीज़ों में तेजी से बढ़ी हैं। 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ, यानी 73 में 23% बढ़ी थी और 74 में 30% कीमत में इजाफा हुआ। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाइयां हुई। जब मूल्य वृद्धि हुई तो लोगों को भारी कठिनाइयां हुई। इंदिरा गांधी ने तत्काल इस पर विचार किया कि ये मूल्य वृद्धि इतनी क्यों हो रही है। देखिए, अब यहां बताने वाले हैं कि औद्योगिक विकास दर बहुत कम थी और बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। जब कीमतें बढ़ती हैं बाजार में तो औद्योगिक विकास दर में क्या हुआ, ये बहुत कम हो गई थी और बेरोजगारी बढ़ रही थी। ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी बेहताशा बढ़ी थी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। सरकार ने देखा कि खर्चा बहुत बढ़ रहा है, सरकार के पास भी पैसा नहीं है, तो सरकार ने क्या किया, खर्चे को कम करने के लिए अपने कर्मचारियों के वेतन को भी रोक लिया। इससे सरकारी कर्मचारियों में बहुत असंतोष पनपा। जब कर्मचारियों का वेतन रोका गया, उसको कम किया गया, तो कर्मचारियों में बहुत ज्यादा असंतोष पनपने लगा सरकार के प्रति। 1972-73 के वर्ष में मॉनसून असफल रहा और इसी दौरान हमारे देश को सबसे ज्यादा लाभ मॉनसून से होता है, कृषि उत्पादन से होता है, और इसी दौरान मॉनसून असफल हो गया। इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया और आर्थिक स्थिति की बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का माहौल था। अब तो पूरे देश में पहले ही बेरोजगारी थी, पहले ही महंगाई बढ़ चुकी थी 23%, फिर 30%। ऐसे में मॉनसून असफल हो गया,
उत्पादन में कमी हुई, इससे आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई और लोगों में असंतोष का माहौल था। इस स्थिति में गैर कांग्रेसी पार्टियों ने बड़े कारगर तरीके से जन विरोध की अगुवाई की। अब तो जो विपक्षी पार्टियां थी, विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस का विरोध करने के लिए जन विरोध की अगुवाई की। जनता में जो विरोध था उसको लेकर के सामने आ गई अन्य विपक्षी पार्टियां। 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। मार्क्सवाद के लोग संसदीय राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, संसदीय शासन में विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसे समय में वो और ज्यादा सक्रिय होने लगे थे। इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाए तथा राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। ये समूह मार्क्सवादी, लेनिनवादी, अब लेनिनवाद किसमें बदल गया है? माओवाद में, माओ के विचारों में कन्वर्ट हो चुका है, अथवा नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में, माओवादी ही अब किस नाम से जाने जाते हैं वर्तमान में? नक्सलवादियों के नाम से। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। गुजरात और बिहार के आंदोलन आगे देखेंगे। हम पृष्ठभूमि पढ़ रहे हैं, आपातकाल की पृष्ठभूमि, इसमें देखेंगे गुजरात और बिहार के आंदोलन। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। यहां गुजरात और बिहार के आंदोलन है। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार काबिज थी। यहां के छात्र आंदोलन ने इन दोनों प्रदेशों की राजनीति पर गहरा असर तो डाला। मतलब गुजरात और बिहार में जो छात्र आंदोलन चल रहे थे, इन आंदोलनों पर इस सरकार ने बहुत गहरा प्रभाव डाला। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी इसके दूरगामी प्रभाव हुए। यानी छात्र आंदोलनों के राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर भी दूरगामी प्रभाव हुए। 1974 के जनवरी माह में गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत तथा उच्च पदों पर जारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1974 में कहां के? गुजरात के छात्रों ने क्या किया था? यहां पर खाद्यान्नों के जो मूल्य बढ़ रहे थे, तेल के जो मूल्य बढ़ रहे थे, अन्य आवश्यक वस्तुएं भी महंगी हो रही थी और इन बढ़ती हुई कीमतों के साथ साथ उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के द्वारा भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा दिया जा रहा था। तो गुजरात के छात्रों ने इन सब के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। छात्र आंदोलन में बड़ी राजनीतिक पार्टियां भी शरीक हो गई हैं और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब गुजरात में कौन सा शासन लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। देखा वहां पर ज्यादा आंदोलन होने लगा तो गुजरात में, और आंदोलन में कुछ राष्ट्रीय पार्टियां भी घुसने लगी थी, वो भी इसका नेतृत्व कर रही थी। तो गुजरात में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, यानी आपातकाल की सुगंध आने लगी है राष्ट्रपति शासन के साथ। विपक्षी दलों ने राज्य की विधानसभा के लिए दोबारा चुनाव कराने की मांग की। कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने कहा कि अगर राज्य में नए सिरे से चुनाव नहीं करवाए गए तो मैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। कांग्रेस ओ के नेता थे मोरारजी देसाई। इन्होंने तो चुनौती दे दी कि यदि राष्ट्रपति दोबारा चुनाव नहीं कराया गया गुजरात में तो मैं यहां अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। मोरारजी अपने कांग्रेस के दिनों में इंदिरा गांधी के मुख्य विरोधी रहे थे। विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में 1975 के जून में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस इस चुनाव में हार गई। एक कांग्रेस के लिए एक और मुद्दा मिल गया, एक और मौका मिला इंदिरा गांधी के लिए। जब वहां इंदिरा गांधी ने चुनाव कराए गुजरात में तो जून के महीने में चुनाव हुए और इसमें कांग्रेस हार गई, यानी इंदिरा गांधी की पार्टी चुनाव
हार गई। 1974 के मार्च माह में बढ़ती हुई कीमतों, खाद्यान्न के अभाव, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार में छात्रों ने आंदोलन छेड़ दिया। बिल्कुल सेम जैसा गुजरात में था वैसा ही आंदोलन इन्हीं के विरोध में गुजरात की जगह अब बिहार के छात्रों ने भी ऐसा ही आंदोलन छेड़ दिया। आंदोलन के क्रम में उन्होंने जयप्रकाश नारायण जेपी को बुलावा भेजा। आंदोलन के क्रम के लिए जयप्रकाश नारायण, जो कि कांग्रेस के सिंडिकेट में भी थे, बड़े कद्दावर नेता थे, अब वो कांग्रेस ओ में पहुंच गए थे। चूंकि कांग्रेस का विभाजन हो चुका था, तो बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेज दिया। जेपी, इनका शॉर्ट नाम जेपी भी था, तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। जयप्रकाश नारायण सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और समाज के कार्यों में लगे हुए थे। छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को बुलावा भेजा था। जेपी ने छात्रों का निमंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा। जब जेपी के पास जयप्रकाश नारायण के पास छात्रों का निमंत्रण पहुंचा, क्योंकि उस समय जयप्रकाश नारायण समाज के कार्य कर रहे थे, राजनीति से अपने आप को दूर बनाए हुए थे, लेकिन उन्होंने इस शर्त पर उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, बिहार के छात्रों का उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि आंदोलन कैसा होगा, अहिंसक होगा, आंदोलन में कोई हिंसा नहीं होगी। अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा और यह आंदोलन केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, अन्य राज्यों में भी ऐसे ही आंदोलन चलाए जाएंगे। इस शर्त पर जेपी नारायण तैयार हो गए। इस प्रकार छात्र आंदोलन ने एक राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया और उसके भीतर राष्ट्रव्यापी अपील आई। अब तो जयप्रकाश नारायण इसका नेतृत्व कर रहे थे और यह केवल बिहार का ही आंदोलन नहीं था, पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया। जीवन के हर क्षेत्र के लोग अब आंदोलन से आ जुड़े थे, केवल छात्र ही नहीं, अब तो जीवन के हर क्षेत्र के लोग इस आंदोलन से आ जुड़े थे, क्योंकि तेल की कीमतों का, बढ़ती हुई महंगाई का, भ्रष्टाचार का, बेरोजगारी का प्रभाव सभी पर पड़ रहा था, तो सभी प्रकार के लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की और उन्होंने आंदोलन के दौरान बिहार में जो कांग्रेस की सरकार थी इसको बर्खास्त करने की मांग की, ताकि उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। अब तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कर दिया कि ये क्रांति जो है ये संपूर्ण रूप से होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्रांति होना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके, बिहार की सरकार के खिलाफ लगातार घेराव, बंद और हड़ताल का एक सिलसिला चल पड़ा। बहरहाल सरकार ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। यानी जयप्रकाश नारायण प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते थे जिससे बिहार की सरकार को घेरा जाए, उस पर दबाव डाला जाए, हड़तालें करते थे, मतलब एक सिलसिले के रूप में कुछ ना कुछ वो इसका विरोध करते थे। लेकिन बिहार की कांग्रेस सरकार भी अडिग थी और उसने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। चूंकि कांग्रेस सरकार देख चुकी थी, एक प्रयोग गुजरात में हो चुका था, गुजरात में जब चुनाव कराए गए तो कांग्रेस हार गई थी और इसी डर के कारण कांग्रेस सरकार ने बिहार में इस्तीफा नहीं दिया और ना ही चुनाव कराने के पक्ष में रही। उन्नीस में कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. बरुआ थे, वो क्या लिखते थे, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उन्होंने नारा दिया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। यहां हम आगे पढ़ते हैं जयप्रकाश नारायण ने यहां क्या किया। आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि आंदोलन देश के दूसरे हिस्से में भी फैले। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान कर दिया। जब जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से एक आंदोलन चल रहा था, एक संपूर्ण क्रांति का दौर चल रहा था, इसी दौरान रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक व्यापक आंदोलन छेड़ दिया। इससे देश के रोजमर्रा के कामकाज के ठप हो जाने से, यानी रेलवे से बहुत सारे कामकाज होते हैं और इसी कारण से क्या हुआ,
रेलवे ने जैसे हड़ताल की तो रोजमर्रा के कामकाज ठप हो गए और 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। जनता का संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजधानी में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी, यानी एक संसद मार्च निकाला गया था, एक रैली निकाली गई थी पूरे देश की तरफ से, और इतनी बड़ी रैली अभी तक नहीं निकाली गई थी। और इस रैली का नेतृत्व जेपी अर्थात जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण को भारतीय जनसंघ, कांग्रेस भारतीय लोकतंत्र, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला। इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया। सभी दल इकट्ठे हो जाते हैं और इन दलों ने, भारतीय लोकदल था, सोशलिस्ट पार्टी थी, जनसंघ था, इन सब दलों ने मिलकर के जेपी को इंदिरा का विकल्प समझ लिया कि इंदिरा का विकल्प केवल जयप्रकाश नारायण हो सकते हैं। बहरहाल जेपी के विचारों और उनके द्वारा अपनाई गई जन प्रतिरोध की रणनीति की आलोचनाएं भी मुखर हुई। केवल तो स्वाभाविक है, जयप्रकाश नारायण के जो विचार थे, उन्होंने जो जन आंदोलन की राह पर जो चले थे, उसके विरोध में भी लोग सामने आए। गुजरात और बिहार दोनों ही राज्यों के आंदोलन को कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया। गुजरात में जो आंदोलन हुआ था और बिहार में जो छात्रों का आंदोलन हुआ था, बिहार के आंदोलन का नेतृत्व जो जयप्रकाश नारायण कर रहे थे, इन दोनों ही आंदोलनों को क्या माना गया? राज्यों के आंदोलन के कांग्रेस विरोधी आंदोलन माना गया कि ये आंदोलन राज्य सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ चलाए गए। ऐसा माना गया। बिहार का आंदोलन और गुजरात के आंदोलन सरकार के विरोध में नहीं है बल्कि इंदिरा गांधी के विरोध में हैं। इंदिरा गांधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित हैं, ऐसा इंदिरा गांधी मानती थी। न्यायपालिका से संघर्ष, आज हम देखेंगे न्यायपालिका से संघर्ष। न्यायपालिका से संघर्ष पृष्ठभूमि के तौर पर, हम आपातकाल की पृष्ठभूमि के तौर पर अगला इसका कदम है, अगला स्टेप है न्यायपालिका से संघर्ष। ये भी आपातकाल के लिए एक पृष्ठभूमि का काम करता है। न्यायपालिका के साथ इस दौर से सरकार और शासक दल के गहरे मतभेद पैदा हो चुके थे। क्या आपको संसद और न्यायपालिका के बीच चले लंबे संघर्ष की चर्चा याद है? इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। आपने पिछले साल पढ़ा था, यानी पिछले वर्ष हमने 11 में भी पढ़ा था। इस क्रम में 3 संवैधानिक मसले उठे थे, 3 संविधान के मसले उठे थे। क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है? पहला मसला उठा था, जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें संसद क्या कटौती कर सकती है? इसका विरोध सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि संसद संवैधानिक तरीके से काम नहीं कर रही। सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती। दूसरा यह कि क्या संसद संविधान में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार में काट-छांट कर सकती है? इस मसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय का यही कहना था कि सरकार संविधान में इस तरह संशोधन नहीं कर सकती। मतलब 2 मसले आ गए। पहला मसला, क्या सरकार मौलिक अधिकारों में काट-छांट कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा मसला सामने आता है, दूसरा मसला आता है कि संपत्ति का जो अधिकार है, क्या इसको संशोधित कर सकती है संसद या काट-छांट कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय ने फिर मना कर दिया, वो ऐसा नहीं कर सकती है। तीसरा मसला आता है, तीसरे संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया कि वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है। ऐसा संसद ने करके और अपना आगे का काम उसने शुरू कर दिया, संविधान में संशोधन कर दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को भी निरस्त कर दिया। इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों में तनाव आया। आपको याद होगा कि संकट की परिणति केशवानंद भारती के मशहूर मुकदमे से के रूप में सामने आई थी। इस मसले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान एक बुनियादी ढांचा है और संसद इन ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया था, फैसला दिया था। और 2 बातों ने
न्यायपालिका और कार्यपालिका के संबंधों में तनाव बढ़ाया। 1973 में केशवानंद भारती के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला सुनाने के तुरंत बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हुआ। जैसे ही केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और उधर सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका पद खाली हुआ, वो रिटायर्ड हो गए, सेवानिवृत्त हो गए। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की परिपाटी चली आ रही थी, लेकिन 1973 में सरकार ने वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। पहले एक परंपरा चली आ रही थी कि जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसी को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाएगा, लेकिन 1973 में कांग्रेस सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय की इस परिपाटी की अनदेखी की और जाकर के A.N. रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यह निर्णय राजनीतिक रूप से विवादास्पद बन गया, क्योंकि सरकार ने जिन 3 न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी इस मामले में की थी, उन्होंने सरकार के इस कदम के विरुद्ध फैसला दिए। ऐसे में संविधान की व्याख्या और राजनीतिक विचारधाराओं का बड़ी तेजी से घालमेल हुआ। जो लोग प्रधानमंत्री से के नज़दीकी थे, वे एक ऐसे प्रतिबद्ध न्यायपालिका तथा नौकरशाही की जरूरत के बारे में बातें करने लगे जो विधायिका और कार्यपालिका की सोच के अनुकूल आचरण करें। इस संघर्ष का चरम बिंदु तब आया जब एक उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। अगले उस वीडियो में हम देखेंगे आपातकाल की घोषणा। इस पर हम अगले वीडियो में विचार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।